the problems of individuals in a society and business organizations. ठीक है, तो पहला नेचर एमी का क्या है? ये बिजनेस और सोसाइटी के प्रॉब्लम को एड्रेस करने की कोशिश करता है। हर एक व्यक्ति या बिजनेस को एक ही प्रॉब्लम है कि उसके पास रिसोर्स लिमिटेड है और वो चाहता है अनलिमिटेड प्रॉफिट। और प्रॉफिट कमाने के लिए जो रिसोर्सेज होता है वो लिमिटेड होता है ना? आपके पास भी रिसोर्स लिमिटेड है। मनी, बिजनेस के पास क्या क्या रिसोर्सेज होते हैं? मैन, मशीन, मनी, मेथड, टाइम, नॉलेज, इंफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी, ये सब क्या है? लिमिटेड है। लेकिन कंपनी को क्या चाहिए? अनलिमिटेड प्रॉफिट। आपके पास भी पैसे लिमिटेड हैं, लेकिन आपको क्या चाहिए? अनलिमिटेड प्रॉफिट या पैसा चाहिए। लेकिन पैसा कमाने के लिए जो पैसा चाहिए वो क्या है? लिमिटेड। इकोनॉमिक्स बेसिकली यही प्रॉब्लम को दूर करता है। ये बताता है कि अपने रिसोर्सेज का किस तरीके से ऑप्टिमम यूज करना चाहिए ताकि उससे हमको मैक्सिमम फायदा मिले। ऑप्टिमम मतलब मैक्सिमम सर। कौन बोला तुमको? कौन बताया तुमको मैक्सिमम? सर ऑप्टिमम मतलब सर ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना सर। सर ऑप्टिमम मींस बेस्ट एवर जितना सा जरूरत हो। व्हाट वी गेट। ऑप्टिमम का मतलब होता है बेस्ट यूज, ज्यादा मैक्सिमम यूज नहीं। आप 24 घंटा पढ़ेंगे तो ज्यादा नंबर आएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं। अगर वही अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। हाँ, तो ऑप्टिमम यूज होना चाहिए रिसोर्सेज का। हर रिसोर्स का ऑल्टरनेट यूज है। मनी है, बहुत सारे यूज में आता है। लैंड है, बहुत सारे यूज में आता है। मशीन है, बहुत सारे यूज में आता है। आपको चाहिए कि हमको मेरे पास जो रिसोर्स है उसका हम किस तरीके से ऑप्टिमम यूज करें ताकि वो रिसोर्स हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न दे। और इसके लिए जरूरी है वो रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करना। इफेक्टिव मतलब डू द राइट थिंग, एफिशिएंट मतलब डू थिंग्स राइटली। तो अगर हम अपने रिसोर्स का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूज करेंगे तो ही वो रिसोर्स हमको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न देगा। तो हमारी इफेक्टिवनेस और एफिशिएंसी दोनों ही हाई होनी चाहिए। इफेक्टिवनेस क्या बताता है? डू द राइट थिंग, सही काम करो। एफिशिएंसी बताता है डू थिंग्स राइटली, सही तरीके से काम करो। तो बहुत पढ़ता है लेकिन नंबर नहीं आता, इज इफेक्टिव बट नॉट एफिशिएंट। इसलिए एफिशिएंसी जरूरी है रिसोर्स का ऑप्टिमम यूज करने के लिए। और एफिशिएंसी बढ़ाने के लिए कंपनी क्या करती है? वर्कर्स का टाइम टू टाइम ट्रेनिंग देती है ताकि उनको ट्रेन करके उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाया जाए। और जब आप एफिशिएंट होंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। प्रोडक्टिविटी मतलब ये तो शायद नहीं जानते हो। प्रोडक्टिविटी का मतलब होता है मिनिमम इन बोलो ट्राई करो सर मिनिमम इनपुट में सर प्रोडक्टिविटी का मैक्सिमम आउटपुट मतलब निकालना सर। मैक्सिमम आउटपुट सर। मिनिमम इनपुट प्रोडक्टिविटी का मतलब सर। प्रोडक्टिविटी इज द फाइनेंशियल रेशियो ऑफ फाइनेंशियल इनपुट आउटपुट अपॉन फाइनेंशियल इनपुट। कम इनपुट में से ज्यादा आउटपुट निकालना। ये कब होगा? कब होगा? जब हम वेस्टेज कम करेंगे, है ना? वेस्टेज कम होने से ही कम इनपुट में ज्यादा आउटपुट हो सकता है। और कोई दूसरा वो मंत्र नहीं मारना है। वेस्टेज को कम करना है और ट्रेनिंग से एफिशिएंसी बढ़ता है। एफिशिएंसी से वेस्टेज कम हो जाता है, रॉ मटेरियल की बर्बादी कम हो जाती है, प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ जाएगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा।
प्रोडक्शन बढ़ेगा तो कॉस्ट घट जाएगा, कॉस्ट घट जाएगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। यही मूल मंत्र हर कंपनी फॉलो करती है अपने रिसोर्स से मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए। धीरे धीरे वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते जाओ, जैसे जैसे वर्कर एक्सपीरियंस्ड होता जाएगा वो एफिशिएंट होता जाएगा, और वैसे वैसे उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती जाएगी और साथ में कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ता जाएगा, क्योंकि कॉस्ट घटता जाएगा। कौन सा कॉस्ट घटता है ये बाद में पता चलेगा जब कॉस्ट चैप्टर पढ़ाएंगे। तो यही प्रॉब्लम बेसिकली सॉल्व करता है कौन? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। हम ऑल्टरनेट में से सही ऑल्टरनेट को कैसे चुने? 10th के बाद आपके पास 3 ऑल्टरनेट था, साइंस ले, आर्ट्स ले, कॉमर्स ले। आपने अपने हिसाब से चूज किया हो। गलत चॉइस आपको गलत करियर में ले जाएगा, गलत डायरेक्शन में चला जाएगा। 12th के बाद भी चॉइस आया होगा, क्या करेगा? आपने बीबीएम ऑप्ट किया, हो सकता है यही आपका बेस्ट ऑल्टरनेट हो। अगर किसी के कहने पे आपने बीबीएम ऑप्ट किया है तो समझिए आप अपने करियर के गलत डायरेक्शन में चले गए। इट इज यू हु शुड डिसाइड व्हाट शुड बी माय करियर। तो यही चीज सिखाता है कौन? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और यही मेजर प्रॉब्लम है सोसाइटी का, व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हाउ मच टू डू। क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए और कितना करना चाहिए। यही मेजर प्रॉब्लम है इंडिविजुअल और बिजनेस का, और यही तीनों जिसको हम लोग सेंट्रल प्रॉब्लम कहते हैं, यही तीनों सेंट्रल प्रॉब्लम बेसिकली इकोनॉमिक्स डील करता है। सेकंड आई नंबर 2, एमी uses various concepts. एमी uses various concepts such as wage policy, taxation policy, business cycle to understand economy. Taxation policy, business cycle, etc. to understand economy. एमी हमको बहुत सारे पॉलिसीज को जानने में मदद करता है। वेज पॉलिसी या लेबर पॉलिसी क्या है कंट्री का, टैक्सेशन पॉलिसी क्या है, किस किस चीजों पर सरकार ने टैक्स बढ़ाए हैं, डायरेक्ट टैक्स क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, किस किस चीजों पर बढ़ाए गए या घटाए गए हैं, क्या उसमें मेरा प्रोडक्ट भी शामिल है या नहीं, क्योंकि इसका असर सीधा मेरा रेवेन्यू या प्रॉफिट पर पड़ेगा। बिजनेस साइकिल किस तरीके के दौर से इकोनॉमी अभी गुजर रही है, क्या इकोनॉमी में एक्सपेंशन है, इकोनॉमी में रिसेशन है, डिप्रेशन है, रिकवरी है, किस फेज में अभी कंट्री का साइकिल है, तो उसका असर डायरेक्टली मेरे बिजनेस पर पड़ता है। इकोनॉमी अभी मंदी के दौर से गुजर रही है तो उसका असर कहीं ना कहीं मेरे इकोनॉमी में होगा। कंपनियों का प्रॉफिट घटा हुआ दिखेगा, लोगों के इनकम घटे हुए दिखेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत हाई होगा। ये सारी चीजें को समझने में हमको मदद कौन करता है? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और इसी के बेसिस पर बिजनेस को डिसीजन लेना होता है। अभी मंदी का दौर है, क्या करना चाहिए, कितने दिनों तक ये मंदी चलेगा, उतने दिनों तक हमको करना क्या चाहिए, ये सारे डिसीजंस इकोनॉमिक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के बेसिस पर ही ली जाती है। थर्ड लिखिएगा नंबर 3, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज prescriptive in nature, prescriptive, prescriptive in nature. Repeat, sir. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स प्रेस्क्रिप्टिव है, ये लॉन्ग टर्म में हमको सोचने पर मजबूर करता है।
बहुत सारी चीजें जो लंबे समय से आ रही, इसकी जितनी भी थियरीज हैं वो लंबे समय के रिसर्च के बाद बनाए गए। शॉर्ट टर्म रिसर्च पर कोई भी कंक्लूजन नहीं होता। जितने भी थियरीज या प्रिंसिपल्स आप पढ़ते होंगे किसी भी सब्जेक्ट में, वो लॉन्ग टर्म रिसर्च पर बेस्ड है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के प्रिंसिपल्स भी लॉन्ग टर्म रिसर्च पर ही बेस्ड है, और लॉन्ग टर्म तक ये प्रिंसिपल्स आगे भी चलता रहेगा। इसी को कहते हैं प्रिस्क्रिप्टिव, लॉन्ग टर्म बेसिस पर। एक तो बनाया गया लॉन्ग टर्म बेसिस के एक्सपीरियंस पर, और आगे भी ये लॉन्ग टर्म बेसिस पर चलता रहेगा। तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को अगर हम समझते हैं तो लॉन्ग टर्म के में चीजों को आसानी से समझ सकते हैं। 2050 में इंडियन कंडीशन कैसा होगा, अगला रिसेशन कब आएगा, ये आज आप आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। इंडिया का पॉपुलेशन कब घटने वाला है, या आप आज आसानी से प्रिडिक्ट कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे थियरीज हैं जो आपको लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन करने में आसान बनाता है, या उसके बेसिस पर आप लॉन्ग टर्म प्रिडिक्शन कर सकते हैं। उनमें से एक मैनेजरियल इकोनॉमिक्स भी है। नेक्स्ट वाला, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन independent branch and not a part of economic theory. And not a part of economic theory. मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है, ये एक अलग डिसिप्लिन है। डिसिप्लिन मतलब सब्जेक्ट है, जिसको इकोनॉमिक्स से अलग हटकर हम पढ़ते हैं। इसलिए आप देखिएगा सब्सिडियरी पेपर इकोनॉमिक्स है, ऑनर्स पेपर मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। यस सर। तो ये इकोनॉमिक्स का पार्ट नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारी चीजें इकोनॉमिक्स से ही ली गई हैं, ये भी गलत है कि ये अलग ही है, एकदम अलग नहीं है। ये इकोनॉमिक्स से ही इसमें बहुत कुछ लिया गया है, लेकिन इकोनॉमिक्स के अलावा भी इसमें बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट से चीजें ली गई हैं। मैथ से, ऑपरेशन रिसर्च से, स्टैटिस्टिक्स से, लॉ से, बहुत सारे अलग, अकाउंट से, फाइनेंस से, बहुत सारी चीजें ली गई हैं, और सबको मिलाकर एक नया सब्जेक्ट बना दिया गया है, जिसको कहते हैं क्या, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। ये अपने आप में एक डिस्टिंक्ट सब्जेक्ट है, ये अलग डिसिप्लिन है। नेक्स्ट आइएगा, ME is concerned with both theory and measurement. Therefore, it is conceptual and के बाद क्या है सर? It is conceptual और conceptual and of metrical, METRICAL, and of metrical nature. तो मैनेजरियल इकोनॉमिक्स में थियरी भी है, न्यूमेरिकल भी है ना। थियोरेटिकल पार्ट भी है, मेजरमेंट मतलब न्यूमेरिकल पार्ट भी है। कॉस्ट निकालना, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकालना, इन्फ्लेशन निकालना, नेशनल इनकम निकालना, GDP, GNP, ये सब निकालना, ये सब क्या है, मैट्रिकल पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, कॉस्ट क्या है, ये सब क्या है, थियोरेटिकल पार्ट। तो ये बेसिकली दोनों का कॉम्बिनेशन है। थियरी भी है इसमें, न्यूमेरिकल भी है इसमें। थियरी से हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं, न्यूमेरिकल से हम डेटा निकालते हैं, उस डेटा को फर्दर इंटरप्रेट करते हैं, तब उससे इंफॉर्मेशन निकलता है। इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स भी कहते हैं ना, दोनों कहते हैं, GNP माइक्रो में थोड़ी आता है।
जीडीपी माइक्रो में आता है। नहीं सर, हम बोले मैनेजरियल इकोनॉमिक्स को माइक्रो इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं कहीं कहीं। माइक्रो मैक्रो दोनों है इसमें, आधा माइक्रो आधा मैक्रो, दोनों का कॉम्बिनेशन है। ये एंटायर इकोनॉमिक्स का कॉम्बिनेशन है, बोल तो रहे। इसमें सिर्फ ना तो हम माइक्रो पढ़ेंगे ना मैक्रो पढ़ेंगे, बल्कि दोनों पढ़ेंगे, है ना। आपका तो सिलेबस बहुत छोटा है, लेकिन दोनों ही है इसमें इंक्लूड, क्योंकि ये कॉन्सेप्चुअल पार्ट से भी डील करता है, न्यूमेरिकल या डेटा पार्ट से भी डील करता है। इसलिए दोनों के नेचर इसके अंदर है। नेचर मतलब गुण, है ना, दोनों के गुण इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट आइए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज, शॉर्ट में लिखेगा एमई, लंबा एग्जाम में लंबा लिखना। एमई इज गोल ओरिएंटेड। एमई गोल ओरिएंटेड है। क्यों है? क्योंकि मैनेजमेंट ही गोल ओरिएंटेड है। मैनेजर एमई का यूज करता है, क्यों? सही डिसीजन लेने में, ताकि वो अपने गोल को अचीव कर सके। मैनेजर का हर डिसीजन गोल ओरिएंटेड होता है, तो हर एक वो चीज जिसका वो मदद लेता है इस गोल को अचीव करने के लिए, वो भी गोल ओरिएंटेड होता है। गोल किसको कहते हैं? एम को सर, किसी का भी एम, जो कोई भी एम होता है उसको हम लोग गोल कहते हैं। अच्छा, आपका एम क्या है जी? सर हाँ, क्या पूछ रहे हैं सर? अरे एम बताओ ना, आपका क्या है? मेरा एम है सर यूपीएससी क्रैक करना। बीपीएससी क्रैक करना? तो आपको तो गलत डायरेक्शन में घुस गया, गोले गड़बड़ा गया है, डायरेक्शन गड़बड़ा गया है। गोल गोल खेल वो है ही नहीं। बीपीएससी क्रैकिंग इज नॉट अ गोल। गोल को समझिए, गोल हमेशा नंबर फिगर में होगा और टाइम बाउंड होगा। सर गोल टारगेट को कह सकते हैं ना, थोड़ा सा नहीं नहीं अगर नहीं, कोई थोड़ा these are all different things. Target, aim, goal, objective, mission, vision, policy, rule, ये आपको हम बताना भूल गए क्योंकि आपकी क्लासेस कम है, एग्जाम जल्दी है, इसलिए कुछ चीजों को हमको स्किप करना पड़ा। जैसे जैसे वो चीज आएगा हम बताते जाएंगे। गोल हमेशा याद रखिए नंबर फिगर में होगा और टाइम बाउंड होगा। अगर ये दोनों में से एक भी मिसिंग है तो वो गोल नहीं, उसको एम कहते हैं। मुझे 2 चैप्टर पढ़ना है, ये भी गोल नहीं है। नंबर तो है 2, लेकिन टाइम का है कितने दिन में? 1 साल में, 1 दिन में, 1 सप्ताह में। मुझे 10 दिन में 2 चैप्टर करना है, ये होता है गोल। मुझे बीपीएससी करना है, ये गोल नहीं है, एम है। इनफैक्ट इट इज अ टाइप ऑफ मिशन। लॉन्ग टर्म प्लान। तो नहीं, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म दोनों हो सकता है, कहीं भी नहीं लिखा है कि गोल लॉन्ग टर्म होगा, दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर हम लोग शॉर्ट टर्म गोल ही रखते हैं। ज्यादातर हम एम कुछ भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। एम ज्यादातर लॉन्ग टर्म ही होता है। जैसे कि बिजनेसमैन बनना है तो ये क्या हुआ, गोल या एम? नहीं, ये आपका मिशन है, कोई गोल है? ये बिजनेसमैन बनना है, कहाँ नंबर है और कहाँ इसमें टाइम है। अच्छा, गोल हमेशा याद रखिएगा 2 चीज से मिला होगा, या उसमें नंबर भी होगा, उसमें टाइम भी होगा। मुझे आज 100 पीस बेच देना है, ये गोल है। मुझे आज बहुत बेचना है, ये गोल नहीं है। बहुत मतलब क्या, 1 पीस, 10 पीस, 1000 पीस, कोई डिफाइंड नहीं है इसमें। कंपनी अगले 1 साल में प्रॉफिट 500 करोड़ कमाएगी, ये है गोल। कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाएगी, ये कोई गोल नहीं है ना। कंपनी 100 पीस बेचेगी, ये भी गोल नहीं है, क्योंकि उसमें टाइम नहीं है, कितने दिन में, टाइम पीरियड नहीं। तो गोल वही होता है जो न्यूमेरिकली एक्सप्रेस हो और टाइम बाउंड हो। ये दोनों चीज जिसमें मिला हो उसी को कहते हैं। और बिजनेस कभी भी हवा में बात नहीं करता। बिजनेस हमेशा कहता है कि अगले 5 साल में मेरा प्रॉफिट बढ़ के 10,000 करोड़ होगा। दैट इज कॉल्ड गोल। इसको कहते हैं गोल ओरिएंटेड। मैनेजर्स हमेशा अपना गोल क्लियरली डिफाइंड करते हैं।
अनक्लियर गोल कंपनी को कहीं भी लेकर नहीं जाएगा। गोल शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड शुड बी कम्युनिकेटेड टू ईच एंड एवरी एम्प्लॉय। कंपनी का गोल क्या है बहुत क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म, दोनों ही गोल है ना। क्रिकेट देखते हैं ना, 50 ओवर में हमको 300 रन बनाना है, ये लॉन्ग टर्म गोल है। उसको शॉर्ट टर्म डिवाइड करते हैं, पहले 10 ओवर में इतना बनाएंगे, अगले 10 ओवर में इतना बनाएंगे, अगले 15 ओवर में इतना बनाएंगे, ये कहते हैं शॉर्ट टर्म गोल। तो हम अपने लॉन्ग टर्म गोल को पहले सेट करते हैं, उसको पूरा करने के लिए छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल सेट करते हैं ताकि वो अचीव होता जाए और लॉन्ग टर्म गोल आसानी से अचीव हो जाए। कंपनी ने अपना लक्ष्य रखा है या गोल रखा है 5 साल में 10,000 करोड़ कमाना है, तो उसके लिए हर एक साल का हमको गोल तय करना होगा। पहले साल कितना, दूसरे साल कितना, तीसरे साल कितना। मैनेजर का हर डिसीजन गोल ओरिएंटेड होता है, इसलिए उस गोल ओरिएंटेड में जो भी चीज मदद करता है वो भी गोल ओरिएंटेड हो जाता है, इसलिए एमई भी गोल ओरिएंटेड हो जाता है। नेक्स्ट आइए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस as it involves use of economics, for solving business problem. Use of economics for solving business problem, है ना। एमई क्या है, एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस है। साइंस क्या होता है, जिसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल हो। पत्थर आप इंडिया में उछाले या इंग्लैंड में उछाले, वो नीचे ही आएगा, ऊपर नहीं भाग जाएगा। ऊपर भागने के लिए वेलोसिटी कितना चाहिए, साइंस वाले 9.8 ग्रेविटेशनल फोर्स से ज्यादा चाहिए सर। 9.8 तो और नीचे खींच के ले आएगा। 9.8 तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो और नीचे ले आता है, इसलिए पत्थर नीचे आता है। 13.2 किलोमीटर पर सेकेंड, उससे ज्यादा स्पीड से अगर पत्थर उछालोगे तो ऊपर नीचे नहीं, लेकिन वो इंसान के बूते के बाहर। इसलिए साइंस कहता है पत्थर उछालोगे तो नीचे आएगा, इंडिया में उछालो चाहे इंग्लैंड में उछालो। इकोनॉमिक्स कहता है प्राइस घटाओगे तो डिमांड बढ़ेगा, लेकिन हर चीज का नहीं बढ़ेगा। ये जो थियरी, ये जो साइंस है, हर जगह एप्लीकेबल नहीं है। बहुत सारी चीजों का प्राइस घटने के बाद भी डिमांड नहीं बढ़ता। तो ये किस प्रोडक्ट पर हम अप्लाई करते हैं उस पर डिपेंड करता है। प्रोडक्ट लग्जरी है, नेसेसिटी है, न्यूट्रल है, इंफीरियर है, क्या है, उस पर डिपेंड करता है कि ये जो लॉ है वो कितना एप्लीकेबल है। इसलिए एमई को हम हूबहू अप्लाई नहीं कर सकते साइंस की तरह, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और उन फैक्टर्स को हमको ध्यान देना होगा। इसलिए मैनेजर्स इसका लॉ को लेते हैं जरूर, लेकिन अप्लाई सिचुएशन को स्टडी करके ही करते हैं, क्योंकि हर सिचुएशन में ये लॉ काम नहीं करेगा। इनफैक्ट मैनेजमेंट के कोई भी लॉ है ना, कोई भी लॉ मैनेजमेंट के साइंस नहीं है, क्योंकि ये सिचुएशन के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से बदल जाता है। नेक्स्ट वाला, ME involves the use of
involves सर अगला the point use क्या है? of next point, the use of basic economic concept and principles of a firm. Basic economic concepts and principles of a firm. सर ये तो all ऑलरेडी form पहले फर्म FIR फर्म कंपनी कुछ भी नहीं, ये तो ऑलरेडी बता चुके हैं। एमई इकोनॉमिक्स के ही बेसिक प्रिंसिपल को लेता है और उसको अप्लाई करता है अपने बिजनेस के लिए। लास्ट वाला लिखिएगा जो भी नंबर होगा। एमई असिस्ट इन द स्टडी ऑफ various functional areas such as finance, accounting, marketing, production, etc. तो लास्ट नेचर क्या है? एमई हमको बहुत सारे फंक्शनल एरियाज को समझने में मदद करता है। फंक्शनल एरियाज का मतलब ये सारे जो मार्केटिंग, फाइनेंस, प्रोडक्शन, फंक्शनल का मतलब डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट को समझने में मदद करता है, क्योंकि बहुत सारा डिपार्टमेंट एमई के डेटा को यूज करता है, खासकर फाइनेंशियल डिपार्टमेंट, अकाउंट्स डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट इस एमई के डेटा को यूज करता है अपने डिपार्टमेंट के डिसीजन मेकिंग के लिए, है ना। सेल कितना होगा ये डिपेंड करता है डिमांड कितना होगा, इसलिए कंपनी डिमांड फोरकास्टिंग करती है, सेल फोरकास्टिंग बाद में। डिमांड फोरकास्टिंग किसका सब्जेक्ट है? एमई का। डिमांड से पता चलता है कि सेल कितना होगा, सेल से पता चलता है कि प्रोडक्शन कितना करना है, प्रोडक्शन कितना करना है तो रॉ मटेरियल कितना खरीदना है, रॉ मटेरियल कितना खरीदना है तो पैसे कितने लगेंगे, है ना। एमई बताया डिमांड, उसके ऊपर से मार्केटिंग ने जोड़ा मेरा सेल इतना होगा, प्रोडक्शन ने देखा मेरा प्रोडक्शन इतना होगा, परचेज ने देखा मुझे इतना परचेज करना है, फाइनेंस ने देखा कि मुझे इतने पैसे देने होंगे, तब ये परचेज होगा, तब प्रोडक्शन होगा, तब सेल होगा, तब जाकर कंपनी डिमांड पूरा कर पाएगी। तो एक एमई का डेटा एन नंबर ऑफ डिपार्टमेंट अपने लिए यूज करते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा खासियत है किसका? मैनेजरियल इकोनॉमिक्स का। बस यहीं तक करेंगे, हेडिंग लिख दीजिएगा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजरियल इकोनॉमिक्स। और कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सर एक बार 7वां वाला पॉइंट बोल दीजिए तो सर, मैं नेटवर्क 7वां वाला पॉइंट क्या है वो बोलो, पढ़ के बताओ, मेरे पास नंबर लिखा हुआ नहीं है। सर एमई इज गोल ओरिएंटेड के बाद वाला जो पॉइंट था सर, और एमई इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ बेसिक इकोनॉमिक, ये एप्लीकेशन ओरिएंटेड, एमई इज एन एप्लीकेशन ओरिएंटेड साइंस एंड इट इन्वॉल्व्स टू यूज द ठीक है सर, एमई इकोनॉमिक्स फॉर सॉल्विंग बिजनेस प्रॉब्लम्स। एमई एप्लीकेशन ओरिएंटेड है, एमई इज एन एप्लीकेशन, उसको हूबहू Yes, sir. उसी तरह से अप्लाई नहीं किया जा सकता जिस तरह से हम साइंस का एप्लीकेशन करते हैं, है ना। 2 + 2 = 4, ये साइंस है ना। यस सर, बिजनेस में 2 + 2 = 5 होता है, और 5 - 1 = 5 भी यस सर, कैसे होता है कभी क्लास में बताया।
तो ये है इसका साइंस में तो एप्लीकेशन। सर मैथ्स की तरह हम लोग हूबहू इसको 2 + 2 4 नहीं कर सकते। इसलिए एमई क्या कोई भी मैनेजमेंट का सब्जेक्ट एप्लीकेशन ओरिएंटेड ही होता है, एग्जैक्ट साइंस नहीं होता। शायद पीपीएम में पढ़े भी होंगे, मैनेजमेंट इज नॉट एन एग्जैक्ट साइंस। पढ़े होंगे, वहां तक आए नहीं होगी। सर ये साइंस और आर्ट्स बोथ कर सकते हैं सर। ये ना तो प्योर साइंस है और ना ही प्योर आर्ट्स है, ये भी जान जाइए। कॉम्बिनेशन कह सकते हैं सर। कॉम्बिनेशन है, ये इनएग्जैक्ट साइंस है, फाइन आर्ट है, सूडो प्रोफेशन है।